हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन शुरू करते हैं। जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ उसके बाद आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू में कितनी क्राइसिस हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम डिक्लाइन कर गई थी शार्पली, पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, सबने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन आने चाहिए ऐसे जो वर्ल्ड इकोनॉमी को गिरने ना दे, क्योंकि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी उस टाइम पे कि कोई नहीं चाहता था कि ये हालत दोबारा हो। तो उसलिए क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा जो इकोनॉमी की इस सिचुएशन को प्रिवेंट करे, कभी भी ऐसी सिचुएशन को आने ना दे। तो उसके लिए क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का लिया निर्णय। तो यूएस और यूके और 42 अलाइड नेशंस और थे, इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस की जिसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। इसमें क्या हुआ था आपको पता होगा, इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो थे वो क्रिएट हुए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक उस टाइम पे आईबीआरडी यानी कि जो उसका पहला इंस्टीट्यूट था आईबीआरडी, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, वो था क्रिएट हुआ था। तो इसलिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए उसमें, अगर आपके क्वेश्चन हुआ जैसे ब्रेटन वुड ट्वेंस का और आपके पास आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का ऑप्शन नहीं है लेकिन आईएमएफ एंड आईबीआरडी का ऑप्शन है, तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वर क्रिएटेड, 44 नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रेटन वुड्स एक जगह है न्यू हैम्पशायर यूएस में। जुलाई 7 1944 को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्रिएट कर दिया गया था। इन दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड ट्विंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ बने थे। इनका मेन एम क्या था, ये क्यों बनाए गए थे, ताकि इकोनॉमी दोबारा कभी भी ऐसे डिक्लाइन ना हो, उस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। और इनका उद्देश्य क्या था कि रेगुलेट करें, कंट्रोल करें वर्ल्ड इकोनॉमी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि और उनके हेडक्वार्टर्स दिए और उनके हेड दिए हैं एज ऑफ अप्रैल 2020। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इसको अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा अगर कोई भी चेंजेस आते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। इसके हेड कौन है, डेविड मेलपास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी वॉशिंगटन डीसी में, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अच्छा, एक चीज़ और है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक साथ बने थे और अगर कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक का मेंबर है तो वो आईएमएफ का मेंबर भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, और अगर आईएमएफ का है तो वर्ल्ड बैंक का। लेकिन अगर आपने एक की भी मेंबरशिप छोड़ी तो आप दोनों में से अलग हो जाओगे। ठीक, फिर है हमारा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसके हेड है रॉबर्टो एजेवेडो। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये हमारा एशियन ही है, बीजिंग चाइना, जिन लिंक्विन इसके हेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये हैं। लेकिन हमारे जो तीन मेन हैं वो हैं हमारा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तीन ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी तीन आपको छोड़ देने हैं, बाकी तीन भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपका फोकस इन तीनों पे ज़्यादा होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और इनको डिटेल में अब हम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक, जैसा मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उस टाइम पे इसका क्या नाम था, आईबीआरडी। तो आईबीआरडी, एक चीज़ और है, आईबीआरडी और आईडीए को मिलके वर्ल्ड मिलाते हैं तो वर्ल्ड बैंक बनता है, मतलब कि आईबीआरडी प्लस आईडीए इज इक्वल्स टू वर्ल्ड बैंक है। लेकिन सबसे पुराना किसका, आईबीआरडी ही है। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक अकेला वर्ल्ड बैंक है, उसमें कुछ है नहीं, नहीं, आईबीआरडी को हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, आईबीआरडी प्लस आईडीए वर्ल्ड बैंक है। लेकिन इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक क्या है, आईबीआरडी प्लस आईडीए। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे IBRD की। तो जैसा मैंने आपको बताया, IBRD 1944 में ही क्रिएट हो गया था, इसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो ये ओल्डेस्ट मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, ये उसका लेंडिंग आर्म है। मतलब कि ये लेंड करता है, लोन देता है। लेकिन लोन क्यों देता है? ये ग्रोथ के लिए लोन देता है। किसी भी कंट्री को ये लोन देगा तो ग्रोथ के लिए देता है। ठीक, इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं देता है, वो सिर्फ ग्रोथ के लिए देता है। तो ये लोन किस किस को देता है? अब ये लोन देता है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को और क्रेडिट वर्ती लो इनकम कंट्रीज़ को। अब क्रेडिट वर्ती का मतलब क्या है यहाँ पे? क्रेडिट वर्ती का मतलब ये है कि आप रिलायबल हो, आपकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी है कि अगर आप लोन लेते हो तो आप उसको रीपे भी करते हो। ठीक, ये है क्रेडिट वर्दी का मतलब। तो क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्री का क्या मतलब है? आई होप कि ये क्लियर है। तो ये मिडिल इनकम कंट्रीज एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं लोन, ताकि वो कंट्रीज़ डेवलपमेंट करें अपने कंट्रीज़ में, और उससे उस कंट्री में पॉवर्टी रिड्यूस हो और सस्टेनेबल ग्रोथ के बेनिफिट्स उस कंट्री के सभी लोगों तक पहुंचाए जा सकें। ठीक है। एरिया फोकस क्या है IBRD का? एरिया फोकस है एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, डेयरी डेवलपमेंट एट्सेट्रा। मतलब कि हर वो एरिया इनका फोकस का है जिससे नॉर्मल पीपल का, ऑर्डिनरी पीपल का डेवलपमेंट हो सके। सिंपल सा था। IBRD क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़ को उनके ग्रोथ के लिए, ताकि वो कंट्री अपना डेवलपमेंट करें, ग्रोथ करें, और उससे उनके लोगों को फ़ायदा हो और वहाँ पे पॉवर्टी रिड्यूस हो। क्योंकि जो वाइड ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक का और IMF का, तो वो रिड्यूस पॉवर्टी ही है। देन सेकंड है हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये एक्चुअली 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये उसी टाइम पे फाउंड नहीं हुआ था, ये 1960 में फॉर्म हुआ था। इसका एम भी वही है, लोन्स एंड ग्रांट देना। लेकिन ये डिफरेंस कहाँ से है यहाँ पे है IBRD से, कि ये पुअरेस्ट कंट्रीज़ को लोन देता है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ को नहीं देता है, ना ही क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़ को देता है। इसका जो लोन है वो पुअरेस्ट कंट्रीज़ को जाता है। आपके पुअरेस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं? अफ्रीका में जैसे अल्बानिया हो गए, घाना हो गया, ये आपके पुअरेस्ट कंट्रीज़ में आते हैं, तो इनका लोन वहाँ जाता है। इनका भी मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि एलिविएट करना है पॉवर्टी को बाय असिस्टिंग देम। ओके। देन हमारा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, IFC, MIGA और ICSID, या ये तीनों जो हैं ये, और IDA प्लस IBRD, इनमें डिफरेंस क्या है? IDA प्लस IBRD एक तरफ और IFC प्लस MIGA प्लस ICSID एक तरफ। इनमें डिफरेंस यही है कि IBRD IDA तो लोन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, वहीं IFC, MIGA और ICSID लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। देखिए, जैसे कि IFC आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये क्या करता है? इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विस। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये करता है किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए, अपने मेंबर कंट्रीज़ के प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें ऑफ़र करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका IBRD IDA से इनमें। फिर हमारा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये आपका 1988 में फॉर्म हुआ था। इसका मेन एम क्या था? इसका एम था FDI को प्रमोट करना डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में FDI आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि FDI किसी भी कंट्री में आता है तो उसको ग्रोथ होता है, उसका ग्रोथ और बढ़ता है, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और पॉवर्टी रिड्यूस होगी, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा पीपल का। तो ये क्या करता है? ये FDI को प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में।
वहीं आपका लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 1966 में फॉर्म हुआ था, लेकिन इसका एम क्या था? इसका एम था टू ऑफर कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रिएशन एडवाइस फॉर लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको लीगली कौन सॉल्व करता है? ये कैसे करता है? कॉन्सिलिएशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि समझौता करवाने में सहायक होता है। वहीं आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? बीच बचाव भी यही करता है। ठीक है, यही है। ये है हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इतना है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, इतना ही आपको समझना है। अगला है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको पता ही चल गया है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही क्रिएट हुआ था। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आपका क्रिएट तो हो गया था, लेकिन एग्जिस्टेंस में कब आया था? एग्जिस्टेंस में आया था 27 दिसंबर 1945 को। और आईएमएफ को द फंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये फंडिंग प्रोवाइड करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ को। और इसका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 मई से 30 अप्रैल तक। ओके, तो आईएमएफ क्यों फॉर्म हुआ था? इसको क्या करना है? ये इसका मेन एम क्या है? ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन टू इट्स मेंबर कंट्रीज। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पहले हम देख लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों चीज़ें आएंगी, बैलेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड भी आएगा, वहीं एलिमिनेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस भी आएगा। फिर है फॉस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। फिर है मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बीओपी डिफ़िकल्टीज़। जो भी उनके मेंबर कंट्रीज़ बीओपी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं उनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराना भी ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का। और क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी आईएमएफ का काम है। अगर आपको एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं ये जानना है तो आप बीओपी का सेशन देख सकते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा एक सेशन हमने बनाया, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आईएमएफ चलो फंडिंग तो देता है, लेकिन आईएमएफ फंडिंग देता कहाँ से है? उसके पास वो फंड आता कहाँ से है? तो इसका जवाब है कि उसके जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो फंड जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अब फंड कैसे कंट्रीब्यूट होता है? आईएमएफ में एक कोटा सिस्टम है, उसके थ्रू जो है वो फंड आईएमएफ के पास आता है। कोटा सिस्टम क्या है? जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक कोटा दिया गया है उनके इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो फंड कंट्रीब्यूट करते हैं आईएमएफ को, और आईएमएफ का अपना एक फ़ंड क्रिएट होता है। फिर इसी फंड में से अगर उसके मेंबर कंट्रीज़ को प्रॉब्लम्स होती हैं, क्राइसिस फेस करते हैं, तो वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो कैसे होता है उनका ये फंडिंग? स्पेशल ड्राइंग राइट्स के थ्रू। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक्चुअली डिनोमिनेशन है। जैसे इंडिया का डिनोमिनेशन रुपी है, वैसे ही आईएमएफ का डिनोमिनेशन क्या है? एसडीआर, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो इंटरनेशनल रिजर्व है, जो कि 1969 में क्रिएट हुआ था। और इसके क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव था टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स। जब भी कोई मेंबर कंट्री क्राइसिस फेस करती है, उनके रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इजीली यहाँ से लोन अवेल कर सकते हैं। लेकिन एसडीआर में एसडीआर के थ्रू लोन देने में दिक्कत यह है कि आईएमएफ के इतने सारे कंट्रीज़ नेशन है और उनकी करेंसी डिफरेंट है, तो अब लोन कैसे दिया जाएगा? तो उसी के लिए एसडीआर क्रिएट किया गया था। लेकिन एसडीआर जो है इस समय 5 करेंसीज़ का बास्केट है। वो 5 करेंसीज़ कौन कौन सी हैं? यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड एंड चाइनीज़ रेनमिनबी। इन पांचों करेंसी का बास्केट है एसडीआर। ये 5 करेंसी मिल के बनाती हैं एसडीआर, और इसी के ज़रिए लोन जाता है जिस भी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है। अब लोन कैसे जाता है? लोन 4 तरीके के आईएमएफ देता है।
कौन कौन से? एक है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, ये वो कंट्रीज़ लोन लेती हैं जिनकी पॉलिसी मेकिंग सर्विसेज अच्छी हैं और इसी के थ्रू उनको पता चलता है कि अभी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने वाली है या बहुत ख़राब हो सकती है। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेज़र वो फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन के सर्विस को यूज़ करते हुए आईएमएफ से लोन लेते हैं। ओके। सेकंड है प्रिकॉशनरी लेंडिंग। प्रिकॉशनरी लेंडिंग में उन कंट्रीज़ को लोन मिलता है जो कि इकोनॉमिकली वीक होना शुरू हो गई हैं, वो कंट्रीज़ ये लोन लेती हैं। थर्ड है स्टैंड बाय अरेंजमेंट। स्टैंड बाय अरेंजमेंट ये लोन उन कंट्रीज़ को दिया जाता है जो काफ़ी इकोनॉमिकली वीक हैं लेकिन जल्दी से वो रिकवर करने की कैपेसिटी रखती हैं, उनको जल्दी से रेस्क्यू किया जा सकता है, ये लोन उनको दिया जाता है। फिर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये उन कंट्रीज़ को दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं और उनको ज़रूरत है हेल्प की फॉर अ लॉन्ग टर्म। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका पाकिस्तान, जिसने इस समय आईएमएफ से 6 बिलियन का लोन लिया है। ओके। लेकिन अगर किसी कंट्री ने आईएमएफ से लोन लिया है और उसको रीपे नहीं कर पाया है तो उसको फिर से फ्रेश लोन नहीं दिया जाएगा और इससे नुकसान क्या होगा? उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं वहाँ से बाहर जाना चाहेंगे, वो अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी कंट्री में नहीं रखना चाहेंगे जहाँ की इकोनॉमी डूब रही है और जिससे जाहिर सी बात है उनका पैसा डूबेगा तो वो उस कंट्री से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, कोटा सिस्टम का फॉर्मूला देख लीजिए। कोटा फॉर्मूला क्या होता है? 50% जीडीपी प्लस 30% ओपननेस प्लस 15% इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी प्लस 5% इंटरनेशनल रिजर्व, ये है फॉर्मूला, कोटा फॉर्मूला। कोटा जिस कंट्री का जितना होगा ना, उसी के हिसाब से उस कंट्री का वोटिंग राइट भी होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका एसडीआर भी होता है, उसी के थ्रू जिसके थ्रू वो लोन अवेलेबल करते हैं ना, उसका वो लिमिट होती है। ये था आपका आईएमएफ। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया, आईएमएफ 2 पब्लिकेशन भी करता है, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दीज आर द 2 पब्लिकेशंस ऑफ आईएमएफ। इतना ही है आपका आईएमएफ में जो आपको जानना ज़रूरी है, और इतना आपने जान लिया तो आपने ऑलमोस्ट आईएमएफ के बारे में सारे बेसिक्स जान लिए हैं। हाँ, ये भी है आपका कि आईएमएफ में डिसीजन मेकिंग कौन होता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जिसमें कि 24 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। तो 24 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं। और कौन होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको एक्स ऑफिशियो गवर्नर कहा जाता है ऑन द बोर्ड। इस समय आईएमएफ के चेयरमैन कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो 24 डायरेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं अपने मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। इंडिया जो है ना, इस टाइम 3 कंट्रीज़ को और रिप्रेजेंट करता है अपने अलावा। वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। और करेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इंडिया से? मिस्टर राकेश मोहन। रिमेंबर दिस। फिर आपका अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आज हमें पढ़ना है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसी में एक मुद्दा और उठा था, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ना क्राइसिस के बाद ट्रेड की आवश्यकता थी। लेकिन ट्रेड के लिए कौन रेगुलेट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, जो कि वहाँ बन नहीं पाई। जबकि अटेम्प्ट किया गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए, ये प्रपोजल था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में कि उसको बनाया जाए और वही रेगुलेट करे इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हवाना चार्टर में ये होना था, जिसमें 56 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 56 में से 53 ने ये साइन कर भी दिया था चार्टर। लेकिन फिर भी ये नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यूएस ने डिनाई कर दिया। यूएस नहीं चाहता था कि ये बने, उसने कहा कि हम इसको रेटिफाई नहीं करेंगे। जिस वजह से उनके पास ऑप्शन क्या आया कि हम यूएस के बिना या तो बना लें इसको, लेकिन यूएस के बिना नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि यूएस
पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था उस टाइम पे भी, और आज तो ग्लोबल पावर है ही, सब जानते हैं। तो यूएस को बाहर रख के इसको नहीं बना सकते थे, तो इसलिए ये नहीं बन पाया। तो ऑल्टरनेटिव क्या आया? ऑल्टरनेटिव आया जीएटीटी, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स। और 1994 तक ट्रेड को इसी ने चलाया, 1946 से 1994 तक ट्रेड को इसी ने चलाया। लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एक अग्रीमेंट था, और हर 8 ईयर्स में एक मीटिंग होती रहती थी। लेकिन फाइनली 1986 में उरुग्वे कॉन्फ्रेंस हुआ। ये मिनिस्टीरियल मीटिंग होती थी, तो मिनिस्टीरियल मीटिंग हुए उरुग्वे में, उरुग्वे कॉन्फ्रेंस, जो कि 1986 में हुआ, 1994 तक लास्ट हुआ। और इसी कॉन्फ्रेंस में फाइनली ये डिसाइड हुआ, सबकी सहमति बनी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा। और फाइनली इसको साइन कर लिया गया 15 अप्रैल 1994 को। ये साइन हुआ था मराकश, मोरक्को में, इसलिए इसको मराकश एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इकलौता ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है ट्रेड से बिटवीन नेशन। इसके 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं: रेसिप्रोसिटी, मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट। रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमारे लिए वो करोगे उसी टाइप का, ज़रूरत पड़ने पे। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब है अगर आपने किसी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया है तो सबके लिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज़ के लिए, सबके लिए आपकी जो टैरिफ्स वगैरह होंगे वो सेम ही होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते, दे विल बी सेम। एंड नेशनल ट्रीटमेंट मतलब है कि जो आप डोमेस्टिक गुड्स को देते हो ट्रीटमेंट, वही आप इंटरनेशनल गुड्स को भी ट्रीटमेंट दोगे। ये थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेन प्रिंसिपल्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने आपको बताया, टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन कैसे होगा? ये रूल्स बनाते हैं और उनको इन्फोर्स करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसको सारी कंट्रीज़ फॉलो करती हैं। फिर लिबरलाइजेशन, मतलब कि रियायतें देते हैं ट्रेड में, उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। फिर है रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, तो अगर कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स भी होते हैं इंटरनेशनली दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उसको सॉल्व करने का काम भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही है। इसके लिए उनकी सेपरेट बॉडी भी है और वो रिजॉल्व कर देते हैं ट्रेड डिस्प्यूट्स को। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस। फिर है कॉपरेट विद मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। देन हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुली फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, और इतना ही है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें लिखे नहीं हैं पीपीटी में, लेकिन आपको बताए हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसमें देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। लेकिन फोकस आपका रहना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रेटन वुड ट्वीन्स में, यानी कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ में। लेकिन इनको इग्नोर मत करिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी और एडीबी को, इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही था, और अगला सेशन जो होगा वो हमारा लास्ट सेशन होगा, और इसी के साथ हमारा पूरा ईएसआई यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आरबीआई ग्रेड बी का। तो नेक्स्ट सेशन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आ जाएगा और ईएसआई सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।